नमस्कार दोस्तों, देश में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर डिबेट चल रहा है, विमेन रिजर्वेशन बिल के मुद्दे पे। गवर्नमेंट को हेविली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट अपोजिशन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अपोजिशन की वजह से विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया। 2023 में एक विमेन रिजर्वेशन बिल जरूर पास हुआ था, गवर्नमेंट उसको जल्दी लागू करने के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने के लिए एक अमेंडमेंट करना चाहती थी और अपोजिशन ने उनका साथ नहीं दिया। अपोजिशन के पास भी कुछ लॉजिक्स हैं। अपोजिशन कह रहा है कि हम विमेन रिजर्वेशन के मुद्दे पर बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देने को तैयार हैं। 2023 का जो बिल पास हुआ था वो यूनैनिमसली पास हुआ था और अपोजिशन तो यहां तक कह रहा है कि 2024 में ही उसको लागू कर देना चाहिए था। अपोजिशन ने यह गुहार भी की थी, बट दोस्तों गवर्नमेंट ने उस समय लागू नहीं करा। गवर्नमेंट ने कहा कि डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज होगी 2026 के बाद, उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू कर दिया जाएगा। बट अपोजिशन अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक यू टर्न मारकर और बहुत जल्दी ही बंगाल के चुनाव के पहले, तमिलनाडु के चुनाव के पहले ये मुद्दा लागू करना चाह रही है, विमेन रिजर्वेशन बिल लागू करना चाह रही है। तो अपोजिशन सिंपल सी एक बात बोल रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की पूरी डिबेट को आप विमेन रिजर्वेशन की डिबेट से अलग करके देखिए और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को उसी तरह से होने दीजिए जिस तरह से वो की जाती है। दिस इज व्हाट द अपोजिशन इज सेइंग। अब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, एक बहुत पेचीदा मुद्दा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट इसको दो भागों में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये डिलिमिटेशन का जो इशू है ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिलिमिटेशन के ऊपर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी द्वारा, तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने इन वीडियोस को दो भागों में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि डिलिमिटेशन होता क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में डिलिमिटेशन की क्या हिस्ट्री रही है, समझने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 81 क्या बोलता है, आर्टिकल 82 क्या बोलता है, 170 आर्टिकल, 327 आर्टिकल, 329 आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देते हैं और उस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। और क्या समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यह है कि भारत में किस तरह से अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बैठे हैं। अब ये तो एजेंडा है पहले वीडियो का। दूसरे वीडियो का एजेंडा रहेगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को समझना कि हाउ द गवर्नमेंट वाज कपलिंग टू इंपॉर्टेंट इश्यूज, विमेन रिजर्वेशन ऑन वन हैंड एंड डिलिमिटेशन ऑन द अदर हैंड, और क्यों अपोजिशन इसको लगातार अपोज कर रहा है। अब वो अपोजिशन का डेफिनेटली काम होता है, बट उनके लॉजिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए। ये पहले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड जो भी बेसिक डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देगा, एक बेसिक्स आपका बना देगा, सो दैट जो कॉम्प्लेक्स इशू हम समझने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि बाउंड्रीज की लिमिट्स को फिक्स कर देना, एक सिंपल सा अंग्रेजी का शब्द है। अब किसकी बाउंड्री फिक्स करने की बात हो रही है? देखिए, हम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मेथड से भारत में इलेक्शंस होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भी होते हैं, बट लेट अस नाउ टॉक अबाउट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड। और दोस्तों ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड में कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है जो कि लोकसभा में बैठता है, एंड द सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आल्सो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुनकर आएगा, अब वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, विमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, कहीं से भी, बट एक बंदा चुनकर आएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो कहां बैठेगा, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक द पर्सन विल सिट इन द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होना चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेस पे होना चाहिए या किसी दूसरे बेस पर होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट्स क्या होंगी, बाउंड्रीज क्या होंगी, ये सब
कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतलब everything related with the constituency, how many constituency, what should be the limit of the constituency, all these things are decided by a commission called delimitation commission. तो सबसे पहले तो देखा अपन ने कि डिलिमिटेशन क्या होता है, बाउंड्रीज बना देना. किसकी बाउंड्रीज बना देना? लोकसभा की और स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री बना देना. ठीक है, किसके बेसिस पे बना देना? एक इस प्रिंसिपल के बेसिस पे बना देना कि हर एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंट करे लोगों को, वो सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे. कहने का मतलब है वन पर्सन, दिस पर्सन कैन आइदर बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस वन पर्सन कैन आइदर बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. वन पर्सन विल गिव वन वोट, द वोट ऑफ दिस एमपी और दिस वोट ऑफ दिस एमएलए and the value. That simply means all the member of parliaments will give one vote and the value of all the votes will be same. Similarly, one member of legislative assembly will give one vote and the value of that vote and the value of the vote of another MLA will be same. I hope you are getting this. So value की बात है. लोकसभा के अंदर अगर अपन देखें तो 543 member of parliament, member of लोकसभा are there. अब हर एक मेंबर ऑफ लोकसभा कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? पहले जो फॉर्मूला था 1971 के हिसाब से, 1973 का जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके हिसाब से हर एक मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट कर रहा था 10 लाख लोगों को. बट ओवर द ईयर्स द पॉपुलेशन हैज चेंज्ड कंसिडरेबली, तो ये फॉर्मूला भी चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई डिलिमिटेशन इज वेरी मच नीडेड. तो इस पूरे काम के लिए एक कमीशन बैठता है जिसका नाम होता है डिलिमिटेशन कमीशन. और अंडर आर्टिकल 327 पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ रिलेटेड टू डिलिमिटेशन कमीशन. इनका काम क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का? रीड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज. मतलब एक स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी क्या बाउंड्री रहेंगी, क्या एरिया रहेगा, कितनी पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आएगी. दैट इज व्हाट इज डिसाइडेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन. और आप हमेशा याद रखिएगा, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोस्तों जो रहती हैं उनमें जो पॉपुलेशन रहती है वो रफली एज फार एज प्रैक्टिकेबल सेम होनी चाहिए. कहने का मतलब है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो केरला से आ रहे हैं, तीसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, और इन सब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सब में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रफली सेम होना चाहिए. मतलब हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मान के चलें तो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है दोस्तों. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, 1973 के बाद, 1971 सेंसस के बाद जनसंख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जनसंख्या नॉर्थ के स्टेट्स की ज्यादा बढ़ी है कंपेयर टू द सदर्न स्टेट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच द डिलिमिटेशन कमीशन डू. सबसे पहले तो रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज. दूसरा, कितनी टोटल सीट्स होनी चाहिए, इसके बारे में कौन बताएगा? डिलिमिटेशन कमीशन. डिस्ट्रीब्यूट सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफाइज द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब. बहुत लंबे समय से शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देयर आर रिजर्वेशंस गिवन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन द लोकसभा. राज्यसभा में इस तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट लोकसभा में है. अब किस सीट को रिजर्व किया जाए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, विल बी डिसाइडेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन. अब ये देखिए क्या लिखा है, ये जो प्रिंसिपल है रिजर्वेशन का ये क्या रहेगा? सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. ये एक बहुत सिंपल सी चीज. तो पॉपुलेशन बेस रहता है, किस चीज का बेस रहता है? कितनी सीट्स होंगी, बाउंड्रीज क्या होंगी, दोनों डिसाइड होता है किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर. तीसरी चीज रिजर्वेशन, दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. Now moving forward and talking about the constitutional provision, Article 81, this is Article 81 of the Indian Constitution and it talks about what? एक basic proportionality का formula दे रहे हैं कि जितनी भी seats हैं एक state के अंदर और उसकी जो population है और ये जो ratio है ये सारे states का same होना चाहिए. मतलब उत्तर प्रदेश का ये जो रेशियो है शुड मैच विद द केरला का रेशियो एंड इट शुड मैच विद द रेशियो ऑफ तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल द अदर स्टेट्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस.
दिस इज व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 82 किसके बारे में बात कर रहा है? पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद दोस्तों एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। यह बात लिखी गई है आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हर एक सेंसस के बाद ऐसा होना चाहिए, बट अभी तक सिर्फ 4 डिलिमिटेशन कमीशन बैठे हैं और सेंसस तो बहुत लंबे समय से लगातार चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, वी आर गोइंग टू टॉक। आर्टिकल 170 जो बात लोकसभा पर लागू होती है वही बात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर भी लागू होती है। सो रीएडजस्टमेंट कैन बी डन आफ्टर द सेंसस एक्सरसाइज। तो देखिए ये बात पार्लियामेंट के लिए कही गई है और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कही गई है, आर्टिकल 170। Then Article 327 says that Parliament can make laws related with the elections. Delimitation Commission भी बना सकता है और इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ हैं, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक देम। साथ ही साथ में आर्टिकल 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द डिलिमिटेशन लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। वंस द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज स्टार्ट्स इट कैन नॉट बी हॉल्टेड। व्हाई? बिकॉज समबडी गोज एंड फाइल्स अ पिटिशन इन द कोर्ट, दैट कैन नॉट बी डन। सो यहां पर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन, ये लिमिट कर दी गई है। जुडिशरी दखल अंदाजी, इंटरवेंशन नहीं कर सकता है जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही हो, चल रही हो। अब आर्टिकल 330 और 332 टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब देखिए डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में 4 बार बैठा है, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 के अंदर, और ये सब सेंसस के बाद ही हुआ है। क्योंकि यहां पर देखिए ना क्या लिखा है, एक डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू एक डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश होगा एंड दैट हैव टू बी इस्टेब्लिश्ड आफ्टर एवरी सेंसस। अब यहां पर देखिए 1952 में सबसे पहले इलेक्शन हुआ था, 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन भी बैठा 1951 सेंसस के बेस पे। यहां पर क्या हुआ था भाई, देखिए सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन में 489 सीट्स से बढ़कर 489 सीट्स से बढ़कर यहां पर लोकसभा की सीट्स कर दी गई थी 490। दूसरे में क्या हुआ था दोस्तों, यहां पर 63 में ये जो 494 सीट्स थी ये बढ़कर 522 हो गई थी। तीसरा क्या हुआ था दोस्तों, यहां पर 1973 में ये जो 522 सीट्स थी लोकसभा की, ये बढ़कर 543 हो गई थी और 543 आज भी हैं। तो फिर इस डिलिमिटेशन ने क्या करा, 2002 में क्या हुआ? तो 2002 में क्या हुआ इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि 1973 के बाद क्या हुआ था। 1973 के बाद 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट froze the number of seats based on the 1971 census. For how many years? For the next 25 years. That simply means the number of seats in the Lok Sabha in after the 1973 census was what? The 1971 census, and the delimitation of 1973 was how much? 543. इसको freeze कर दिया गया for the next 25 years, that means 2001 तक। और 2001 में क्या हुआ, एक दूसरा सेंसस आया और 2002 में एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा। अब इस डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या करा, इस नंबर ऑफ सीट्स को 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इट हैज फर्दर एक्सटेंडेड 543 सीट्स फॉर द नेक्स्ट 25 years. That simply means 1971 में जो सेंसस था उसके बेस पे 543 सीट्स हो गई थी और उस 543 सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। डिस्पाइट ऑफ सो मेनी सेंसस कमिंग आफ्टर एवरी 10 years, दोज 543 सीट्स वर फ्रोज्ड फॉर द नेक्स्ट 25 years। और जब 2001 आया, जब वो जो फ्रीज पीरियड था वो खत्म हो गया, जब सीट्स बढ़नी थी, तो फर्दर द पार्लियामेंट थ्रू द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फ्रोज द सीट्स 543 ओनली फॉर द नेक्स्ट 25 years। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब 2002 में ऐसा कुछ किया गया फॉर द नेक्स्ट 25 years, तो वो जो 25 साल खत्म हो रहे हैं वो 2026 में हो रहे हैं और 2026 में आज अपन हैं और 2026 में बात हो रही है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन अब बनाया जाएगा वो लेटेस्ट सेंसस को यूज करेगा। अब लगातार देखिए
51 में हुआ, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 में भी सेंसस हुआ था। उसके बाद जो होना था दोस्तों 2021 में होना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस सेंसस कैन नॉट टेक प्लेस। तो अब जो नेक्स्ट सेंसस होना है वो 2031 में होता, बट गवर्नमेंट इस सेंसस को छोड़ेगी तो नहीं, तो गवर्नमेंट एक सेंसस जरूर करवाएगी, और वो कब करवाएगी? 2027 में। कहने का मतलब है 2027 में एक सेंसस होगा और उसके बेसिस पे एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, क्योंकि आर्टिकल 82 ऐसा बोलता है, और जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा वो डिसाइड करेगा कि कितनी सीट्स लोकसभा में बढ़ाई जाएं। अब ये पूरा एक फॉर्मूला है दोस्तों, बट इसमें कुछ एक डिबेट सामने आ गया है, और वो डिबेट क्या है? अब आप देखिए, ये डिबेट पहली बार निकल के नहीं आया है, डिबेट पहले भी आया था। आप देखिए 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो 543 सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था 1976 के अंदर by the 42nd Constitutional Amendment Act. Why was it done? Because of the protest of the southern states. Southern states were saying that the formula for deciding the number of seats is based on population, and the population of the northern states are far more compared to the population of the southern state. तो क्या होगा इससे? नॉर्थ के स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी और साउथ के स्टेट्स को कम सीट मिलेंगी। सेम प्रोटेस्ट हैपेंड in 2001 also, and further in 2002 for 25 more years this freezed number was increased. 543 ही नंबर रहा अगले 25 साल भी। और अब जब 2026 आया है तो सेम डिबेट हैज अगेन resurfaced that the population of northern states, अगर आप नॉर्थ की पॉपुलेशन देखेंगे तो तेजी से बढ़ी है, बट साउथ इंडियन स्टेट, व्हाट हैज साउथ इंडियन स्टेट डिड? दे हैव स्टेबलाइज्ड देयर पॉपुलेशन। अब लोकसभा में जिस फॉर्मूले से सीट्स बांटी जाती है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है पॉपुलेशन का। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट की उतनी ज्यादा सीट्स लोकसभा के अंदर उसको मिलेगी, है कि नहीं? बट यहां क्या हुआ है दोस्तों? पॉपुलेशन ऑफ द नदर्न स्टेट हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली कंपेयर टू द सदर्न स्टेट। तो लोकसभा में ज्यादा सीट्स किसकी होंगी? नॉर्थ की होंगी, ना कि साउथ की होंगी। तो डिसीजन मेकिंग में, वो सोशल डिसीजन मेकिंग हो या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो, ज्यादा कहना किसका हो जाएगा? नॉर्थ स्टेट का। प्रधानमंत्री कौन डिसाइड करेगा? नॉर्थ के स्टेट करेंगे, और साउथ के स्टेट का कहना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उनकी बात को उतने अच्छे से कोई नहीं समझेगा क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बहुत कम हो जाएगा। दिस इज द डिबेट। सो द सदर्न स्टेट्स आर सेइंग दैट सम अदर काइंड ऑफ फॉर्मूला मस्ट बी देयर। The formula must not only be based on population. जो next delimitation commission आने वाला है 2027 के सेंसस के बाद, that delimitation commission must use some other kind of formula, not only the formula which is based on population. आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखिए इन स्टेट्स का बहुत हाई है, सोशल इम्पैक्ट देखिए, सोशल इंडिकेटर्स देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड सदर्न स्टेट्स के बहुत हाई हैं। जबकि इनको कंपेयर करिए नदर्न स्टेट से, तो नदर्न स्टेट हैव नॉट परफॉर्म्ड दैट वेल। then why the representation of the southern state is less and the northern states are more? This is the basic debate. इस डिबेट के चलते गवर्नमेंट ने 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, और विमेन रिजर्वेशन को 2029 में लागू करने के लिए उस 2023 के बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई। नहीं तो दोस्तों अभी जैसा चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहा तो 2023 का जो विमेन रिजर्वेशन बिल है इसको लागू करते करते 2034 आ जाएगा, 2034 will come. Why? Because in 2027 a delimitation commission is going to come. A delimitation commission will take its own time to decide. Then this whole debate is there. 2029 का इलेक्शन इसी में निकल जाएगा और फिर जब ये लागू होगा तो 2034 में ही लागू हो पाएगा। अब इस पूरे विमेन रिजर्वेशन बिल को 2029 में लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट मेड अ यू टर्न सेइंग दैट 2023 बिल एक्ट which has introduced article 334A in the Indian constitution giving 33% reservation to women will be amended. और इसमें क्या अमेंड किया जाएगा कि डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है जो कि लेटेस्ट सेंसस पे होना चाहिए। लेटेस्ट सेंसस क्या होगा? 2027 का सेंसस दोस्तों।
ये लेटेस्ट सेंसस पे ना होके ये जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है ये 2011 के सेंसस पे कर दी जाए। और साथ ही साथ दोस्तों द नंबर ऑफ द लोकसभा वाज इंक्रीज टू 850। और सारे जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ के स्टेट हों या साउथ के स्टेट हों, उन सब की जो नंबर्स हैं वो 50% बढ़ा दी गई। तो इससे कुछ फायदे हो रहे थे। क्या फायदे हो रहे थे कि सदर्न स्टेट वर नॉट एट लॉस। 1971 का जो प्रपोर्शन है वो अभी भी कंटिन्यू करेगा। जो 543 सीट्स हैं वो 850 के लगभग पहुंच गई हैं और इसमें करीब 273 सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। और ये जो 273 सीट हैं, 816 अगर आप स्टेट्स की टोटल सीट्स को देखें 543 से 816, तो 273 सीट्स विच इज 33% हैव बीन इंक्रीज्ड ओनली फॉर वुमेन। इसमें एक और फायदा है कि जो मैन हैं जिनकी सीट्स, जो कि बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनकी सीट्स विमेन को चली जाती, उनको भी नुकसान नहीं हुआ। बट इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बाय कपलिंग द विमेन रिजर्वेशन विथ द डिलिमिटेशन, इट हैज सेवरल नेगेटिव्स आल्सो। अब दोस्तों दूसरे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे पेचीदा मुद्दे को। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल है ये एक इतना शानदार और एक अच्छा मोटिव के साथ जो बिल लाया जा रहा था 33% रिजर्वेशन देने के लिए, वो भी 2029 के इलेक्शन में ही देने के लिए, उसको क्यों अपोजिशन ने अपोज करा और लोकसभा के अंदर गिरा दिया। जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती थी वो उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या मुद्दे थे, क्या लॉजिक था अपोजिशन का, ये सब जानने की कोशिश करेंगे दूसरे एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हमने जो समझा है वो समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग्स क्या है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। हमने समझा है कि किस तरह से डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरे भारत में होती है और कितनी बार ये हो चुकी है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।